आध्यात्मिक दुनिया में या यूँ समझ लीजिए गुरु प्रथा में जो गुरु की चिट्ठी होती है उसका विशेष महत्व होता है। ये चिट्ठी बहुत असाधारण मानी जाती है। इससे संबंधित एक कहानी है कि एक शाहूकार हुआ करता था कभी, बहुत अमीर था और वो किसी गुरु का शिष्य बन गया और शिष्य बनने के बाद वो गरीब होता चला गया और बेहद गरीब हो गया। लेकिन उसका अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और गुरु उस विश्वास की परीक्षा ले रहा था। उसके बाद क्या होता है, अभी एक दिन उसका गुरु उसे चिट्ठी लिखता है और अपने शिष्यों को देकर भेजता है कि उसे देकर आओ, और शर्त यह रखता है भी इस चिट्ठी के बदले 5 अशर्फियां देनी पड़ेंगी। और शिष्य, जिसकी उस समय इतनी हैसियत नहीं बचती, वो किसी भी तरह वो 5 अशर्फियों का इंतज़ाम करता है। जो भी बचा कुचा सामान है वो बेच देता है या गिरवी रख देता है और वो चिट्ठी गुरु की ले लेता है और उसमें कुछ खास ऐसा लिखा नहीं होता। फिर गुरु अगली चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी पे कंडीशन लगाता है भी अब 25 अशर्फियाँ लेनी है तो ये चिट्ठी उसे देनी है। अब उसके पास कुछ चारा नहीं होता और उस दौर में जो मतलब शादियां होती थी उसमें लड़के वालों को दहेज देना पड़ता था एक तरह से। तो वो अपनी बेटी की शादी कर देता है और बदले में 25 अशर्फियां मांग लेता है और उस 25 अशर्फियों से वो गुरु की चिट्ठी प्राप्त करता है। उसके बाद उसका सब कुछ बिक जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर वो गुरु के आश्रम में रहने लगता है, वहाँ उसकी और परीक्षाएं चलती हैं और अंततः फिर गुरु उसे आध्यात्मिक दुनिया की सबसे ऊंची पदवी प्रदान करता है। ये साखी है भाई मंज की। अब आध्यात्मिक दुनिया में गुरु की चिट्ठी की जब बात आती है तो भाई मंज का एग्जाम्पल हमेशा रखा जाता है। ऐसे ही जब मई 2020 में चिट्ठी आने लगी जेल से, ये कहकर भी ये हजूर संत जी की खुद की लिखी हुई चिट्ठी है, तो उस चिट्ठी को लेकर डेरा के जो पदाधिकारी थे या फिर फील्ड जो वर्कर थे, जिसे 45 मेंबरी कमेटी या कुछ भी कह देते हैं, वो लोग उस चिट्ठी की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। 500 रुपये का एक फ्रेम तैयार होता है चिट्ठी का और फिर वो चिट्ठी लेके जगह जगह अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहाँ जाके वो शोर मचाते हैं भी इस चिट्ठी की कीमत कौन कितनी लगाएगा। तो ये परिवार आके आ जाओ भाई जी सारे, जिसने भी अपनी खुशी से 51,777 लिखाए, हर कोई और भाई बहन बैठा हो जी। दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, पटाखा बोलेगा। साथ संगत जी, गुरु घर की चिट्ठी आई है। 51,000 तो बड़ी बड़ी बात नहीं, साल में मेरे ख्याल से 1 साल बाद ये चिट्ठी आई है परमार्थ की। आज गुरु घर के लिए कुछ करने का कर्तव्य है, तो इसलिए खुशी दे, किसी की आत्मा मान दियो भी आप भी सतगुरु के लिए कुछ करें। कोई अपनी खुशी दे 51,777 लिखाना चाहता हो तो आगे आके नाम लिखवा सकते हैं। आज सुनियो, कोई और भाई बहन बैठे हो ना, अरे घर में बेटे की शादी करते हैं, किसी बेटी की करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई कार लेते हैं, बंदा 50 लाख रुपए भी ला देगा। और आज मुसीबत की घड़ी है, पिताजी की बेटी है, गुरु ब्रह्मचारी बहने जिंदगी में कभी ब्लाकों में नहीं आई, देखने आई है। पिताजी आएंगे ना, कल्ले कल्ले ब्लाक की रिपोर्ट देंगे। आज गुरु घर के लिए कुछ करने का मौका है कि आपका अगला मौका मिले ना मिले। साल बाद चिट्ठी आई है, कोई और भाई बैठे हैं संगत में आए हैं ना, जितनी भी चिट्ठी अगर घर जाके जो उनसे नाम लिखे वही आए हैं। सिर्फ एक विमला बहन ने यह नाम लिखवाया और भी 1 से 81 है पिताजी की टीम में। कोई और परिवार के अंदर भी आज मुसीबत की घड़ी में 1 लाख रुपया हम भी लगवाएंगे और घोड़े नी रथ पे बाबू को चढ़ाएंगे। अगर ऐसा कोई भाई बहन हो तो ये भाई जी एक बार और बाजा बजाएंगे। ईसार का रिकॉर्ड है, नारा लगवा लो ईसार में। साथ संगत जी, हरियाणा में सबसे ज्यादा 12 नाम लिखे गए थे 1-1 लाख वाले।
हाजरी भी लगी। अगर आज पानीपत जिला इकट्ठा हो रहा है हमारे लिए, तो हिसार भी उतना है, पानीपत भी उतना है। पर अगर दो बंदे और आ जाए ना, सतगुरु की रहमत से आज हरियाणा में पानीपत का इस लाइन में भी नंबर 1 आ सकता है। तो आशिक एक से एक है। अरे घर में कोई रोड़ा रपदा पड़ जाए पड़ोसी के साथ, कोई डॉक्टर कह दे फलानी बीमारी होगी, लाखों के टेस्ट करवा दे, कोई घर में शादी है 50 लाख लग जाते हैं, कोठी बनानी करोड़ लग जाते हैं। पर सतगुरु के प्यार में कोई भाई बहन दो बंदे और चाहिए जो खड़े होके कहे, क्या कहे, तू चाहिएगा तू सहनसा, तू चाहिएगा तू। लोग जो आध्यात्मिक दुनिया को सीख रहे थे डेरा के जरिए या हजूर संत जी के जरिए, उनके सामने इस तरह की कंडीशन परोसी जाती है भी ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसी भाई मंच के सामने थी, और जो इस चिट्ठी की बड़ी कीमत देगा वो बड़ा भक्त होगा। ऐसे में अज्ञानता में लोग बड़ी मात्रा में उस चिट्ठी की एवज में पैसा देने लगते हैं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए भी, एक औरत जिसकी चप्पल टूटी हुई थी, वो इतनी गरीब थी कि उसकी चुन्नी में जो चुनरी होती है उसमें 3 गांठ लगी हुई थी। वो जाती है और 3 गांठ खोलती है और उसमें से 50 रुपया निकालती है। जो पैसा लेने आया होता है उसे पैसा देकर कहती है भी ये मेरी तरफ से रख लो, और मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती, मुझे गुरु की चिट्ठी चाहिए और ये पैसा आप गुरु जी को वापस लाने में इस्तेमाल में लाओ, मेरी सेवा मंजूर करो। एक दूसरे व्यक्ति का किस्सा जो हमने देखा कि एक मजदूर था जो डेली पैसा कमाता था, और एक दिन वो मजदूरी से वापस आ रहा था तो उसके इलाके में डेरा के प्रतिनिधि जो थे वो पैसा मांगने गए हुए थे। तो वो उस दिन की दिहाड़ी जो थी वो 200 रुपये लेकर आया था। वो जाता है वहाँ पे और उस दिन की दिहाड़ी उनको दे देता है भी आप ये पैसा ले लीजिए, गुरु जी को ले आइए, हमारी बस यही कामना है, और वापस आ जाता है। बहुत सी जो महिलाएं हैं वो जिनकी हैसियत नहीं होती, तो छोटी छोटी कान की बालियां होती हैं, उनके नाक में कोका कहते हैं जो, वो ये सब चीज़ें बेच देती हैं, वो पैसा देती हैं। जिनकी थोड़ी बहुत समझ होती है वो बैंक से लोन लेकर पैसा देते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा, अपनी ज़रूरतों को अपना पेट मार के, अपनी भूख मार के, तो सारा पैसा वो डेरा के प्रतिनिधियों को देते हैं कि भाई किसी तरह गुरु जी को ले आओ। और डेरा के प्रतिनिधि इस दुखती रग को डेरा की संगत की समझते हैं और वो जगह जगह जाके इस तरह से खुद को प्रस्तुत करते हैं भी हम तो कंगाल हैं, वकील करोड़ों की फीस मांगते हैं, सरकारें बिकी हुई हैं, और न जाने कितने लोगों से किस किस तरह से पैसा लूटते हैं। और ये पैसा फिर कौन सा गुरु जी के पक्ष में लगना होता है, संत जी के, ये सब आपस में बट जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही थी, लगातार चल रही थी, लेकिन चिट्ठी आने से ये साइकिल बढ़ गया। गुरु दी पहली चिट्ठी आई, चढ़दी कला दे विच रहना, चढ़दी कला दे विच रहना, चढ़दी कला दे विच रहना। गुरु दी पहली चिट्ठी आई, चढ़दी कला दे विच रहना। जो हमने फेसबुक पे लाइव बोलना शुरू किया, हमारा मतलब टारगेट था भी जो कमांड है डेरा की, जो मैनेजमेंट है, वो जो कमांड डेरा की संगत की पकड़े हुए है, तो उस कमांड का जो वो सौदा कर रही है भी, डेरा की संगत वो कमांड को माने ना। पूरी कोशिश करते थे भी हर प्रबंधक के बारे में जानकारी डेरा की संगत को दें। अब क्योंकि मैं लोकल बैठा था सिरसा में डेरा के सामने ही, तो मुझे जानकारियां सारी मिल रही थी, तो मैं डेरा की संगत को ये सारी जानकारियां ऑनलाइन वीडियो में देता भी ये सब कुछ चल रहा है और आप धोखा ना खाएं, बिना मतलब पैसा ना दें। असल में जो आप पैसा दे रहे हैं ये संत जी के पक्ष में नहीं लग रहा है, इवन ऐसे कामों में लग रहा है जो संत जी के खिलाफ जा रहे हैं। तो आप समझिए पैसा ना दें, लेकिन पैरेलल उस कमांड को मजबूत करने के लिए हजूर संत जी के नाम से लिखी हुई चिट्ठियां ही इस्तेमाल में लाई जा रही थी। अब ये जाहिर सी बात है, अभी जेल से चिट्ठी आएगी तो जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी से आएगी। तो जेल सुपरिटेंडेंट खुद मीडिया में ये बयान देके पुष्टि कर रहा था भी ये चिट्ठी जेल से आती है, चिट्ठी जेल से ही गई है। इधर
दिसंबर 2019 के बाद से हजूर संत जी से जेल में उनका परिवार या कोई भी शख्स वास्तव में मिलने नहीं जाता था, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि वो जेल में है ही नहीं। अब ये चिट्ठियां चल रही थी और जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सतपाल सांगवान, जो फिलहाल मौके पे चरखी दादरी के विधायक हैं, वो इस चिट्ठी की पुष्टि कर रहे थे और इस चिट्ठी से सैकड़ों करोड़ हर चिट्ठी से लूटा जा रहा। अब एक चिट्ठी आती है, दूसरी चिट्ठी आती है, इधर बीच में किसान आंदोलन शुरू होना होता है तो अखंड सिमरन के नाम पे फिर से दिल्ली दंगे वाला मॉड्यूल एक्टिव होता है, उसको हम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें पैरेलल चल रही थी। इसके पैरेलल ये भी था कि मैं नहीं चाहता था भी किसी को पता चले कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो हमने पैरेलल गुमनाम चिट्ठी को लेकर मतलब एक PIL लगानी चाहिए हाई कोर्ट में। अब क्योंकि वो भी हजूर संत जी के वकीलों के खिलाफ थी, तो वो भी हमें इन पर्सन मतलब खुद लगानी थी बिना वकील। अब हमें ऐसे कैंडिडेट की तलाश थी जो किसी भी तरह का दबाव ना माने। अब क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना था तो मैं इसमें पिटिशनर नहीं बन सकता था, क्योंकि कोर्ट का नियम है भी आप एक ही तरह की पिटिशन दो अलग अलग कोर्ट में नहीं लगा सकते। इसलिए मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी जो किसी भी स्टेज पे पीछे ना हटे, और ऐसे में हमने चुना श्रीमती वीरपाल जी के बेटे मनिंदर पाल सिंह को। अब तक मनिंदर पाल सिंह से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और भाइयों की तरह हमारा बर्ताव आपस में शुरू हो गया था। तो मनिंदर पाल सिंह पे हमें उम्मीद थी भी श्रीमती वीरपाल कौर इतने मजबूत थे अपने उस पे विचारधारा पे, अपने डिसीजंस पे, इनका बेटा स्टेप बैक नहीं करेगा। लेकिन मनिंदर पाल सिंह इतना सक्षम नहीं था भी जो कोर्ट में आर्ग्यू कर सके। तो उसके बाद हमने 2-3 लोगों को और जोड़ा और उसमें एक महिला हमें चाहिए थी, क्योंकि केस ये साध्वियों से संबंधित था, तो हम चाहते थे कि कोई महिला इसे प्रस्तुत करे। तो रोपड़ से हमने श्रीमती प्रविंदर देवी जी, उनको हमने कहा कि आप ये पिटीशन में पिटिशनर बने और आप इससे लीड करें। उन्हें कुछ हद तक कानून की जानकारी थी और वो पहले भी एक आधी पिटीशन हाई कोर्ट में इन पर्सन फाइल करके मतलब फाइट कर चुके थे। तो हमें लगता था कि वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं और वो भी अपनी विचारधारा में बहुत स्टेबल थे। तब ये PIL हाई कोर्ट फाइल की गई और मैंने जो PIL तैयार की वो सुप्रीम कोर्ट फाइल की। जब मैंने लाइव टेलीकास्ट ही शुरू किया फेसबुक पे, तो मुझे एक मेडिकल रिपोर्ट मिली। ये मेडिकल रिपोर्ट करीब 150 पन्नों की थी। ये रिपोर्ट 25 अगस्त 2017 के दिन CBI कोर्ट में हनीप्रीत द्वारा दाखिल की गई थी। ये रिपोर्ट हजूर संत जी की रिपोर्ट बना के पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में सन 2009 से लेकर 2017 तक हजूर संत जी का कहाँ कहाँ किस किस बीमारी का कैसे इलाज चला, ये सब मेंशन था। सारी उसमें पर्चियाँ, टेस्टों की रिपोर्ट, सब कुछ था। लेकिन इसमें एक विचित्र बात थी। 2009 से 2017 तक हनीप्रीत को हजूर संत जी का पर्सनल केयर टेकर दिखाया गया था और जितने भी डॉक्टर्स की स्लिप उसमें लगाई गई थी, उसमें दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर थे, डेरा से संबंधित डॉक्टर थे, कई डॉक्टर थे, करीब 1 दर्जन के आसपास होंगे। उसमें से किसी भी डॉक्टर ने ये अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा था कि उसने हजूर संत जी का चेकअप खुद किया है। हर जगह ये जिक्र आता था भी हनीप्रीत डॉक्टर को बता रही है हजूर संत जी की सेहत के बारे में और उसके अनुसार डॉक्टर ट्रीटमेंट लिख रहा है। क्योंकि डेरे के हॉस्पिटल में मैं काम कर चुका था और जो उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रूम है वो मेरी जुरिडिक्शन में था, मतलब मैं ही उसका बॉस था। तो मेरे पास हजूर संत जी के मेडिकल रिकॉर्ड्स थे जो हॉस्पिटल में बने थे टाइम टू टाइम। वो रिपोर्ट्स इस रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थी। दूसरा, जो हमने याचिका लगाई थी नवंबर
अक्टूबर नवंबर 2019 में हाई कोर्ट में, उसको रद्द करने के लिए पीजीआई रोहतक और जेल के डॉक्टरों की तरफ से एक मेडिकल रिपोर्ट संत जी की कोर्ट में उपलब्ध कराई गई थी। वो रिपोर्ट और जो मेरे पास हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कुछ हद तक मेल खाती थी, लेकिन जो ये 150 पन्नों की रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में दी गई थी, ये मेल नहीं खाती थी। इस 150 पन्नों की रिपोर्ट का निष्कर्ष ये था कि हजूर संत जी की किसी भी क्षण उनकी बीमारियों से मौत हो सकती है। और जो जानकारियां मुझे अलग अलग संगत के लोग देने लगे थे, उन सबको जोड़ के हमें एक चीज समझ में आई कि 25 अगस्त 2017 के दिन वास्तव में गुरु जी की हत्या की साजिश रची गई थी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर। और उस साजिश का जो सिग्नल था वो हनीप्रीत के हाथ में लाल बैग था। इस साजिश में हजूर संत जी को मारा जाना था और बेस बनना था ये मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन ये साजिश फेल हुई। क्या हुआ ये हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये चीज मेरे क्लियर कट समझ में आ रही थी। अब जब मैं ये सारी जानकारियां जुटा रहा था तो ऑब्वियसली डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन को खतरा तो बन ही रहा था। और क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड बंदा जो हार्डकोर क्राइम करता है, वो हर समस्या का समाधान दुश्मन की हत्या से ही ढूंढता है। तो मेरी हत्या की प्लानिंग भी बनने लगी। एक व्यक्ति था जिसकी मैं कभी कभार मदद लेता था, या यूं समझ लीजिए भी जो भी व्यक्ति मेरी मदद करते थे या डेरा की मैनेजमेंट को लगता था कि वो मुझे कुछ ज़्यादा अंदरूनी जानकारियां दे सकते हैं, उन व्यक्तियों पर भी जान का खतरा मंडराने लगा था। ऐसे ही एक बार मेरा एक साथ देने वाले व्यक्ति पर भी गोली चली। वो गोली उसे ना लग के उसके परिवार के किसी सदस्य को लगी। ये गोली 9mm की पिस्टल से चली थी। वो शिकायत कराने जब पुलिस थाने गया तो वहाँ एक विचित्र चीज़ थी कि पुलिस को पहले से मालूम था भी ये गोली चली है, और पुलिस इस तरह से पेश आने लगी जैसे वो जो व्यक्ति है वो झूठी शिकायत दर्ज कराने आया और उन्होंने उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं की। वहाँ से मुझे अंदाज़ा लगा भी ये अब मामला हिंसक हो सकता है। तो वहाँ हमने गाड़ी बदली। मेरे पास गाड़ी उस समय एसेंट होती थी हुंडई की, लेकिन क्योंकि वो गाड़ी मतलब आपराधिक तरीकों में सेफ नहीं थी तो मजबूरन हमें नई गाड़ी खरीदनी पड़ी। हमने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, एक टाटा सफारी डाइकोर। भी कम से कम जो सड़क पे कोई वारदात हो, कोई एक्सीडेंट करना चाहे या कोई कम बोर की बंदूक से गोली चले तो इसकी जो लोहा है इसका वो झेल जाए। अब बुलेट प्रूफ गाड़ी तो ले नहीं सकते थे, इतना था नहीं कुछ, तो हमें तब टाटा सफारी गाड़ी खरीदी। जब हम ये सब कार्यक्रम करते थे तो जून जुलाई के आसपास की बात है। एक दिन अखबार में खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और उससे ये पता चला है भी उसके निशाने पे कोई डेरे का प्रेमी भी था। हमने बहुत कोशिश की दिल्ली पुलिस से पता लगाने की भी ये डेरे का प्रेमी कौन था। तो हमें जो जानकारी मिली वो ये थी कि उसे सिर्फ इतना अभी बताया गया था, ये नहीं बताया गया था वो प्रेमी कौन है। हमें वहाँ भी अंदाज़ा लगा भी, क्योंकि हम महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या और गुरुदेव सिंह की हत्या ये सब चीज़ें देख चुके थे भी कैसे जो लोग इनको मार रहे हैं वो वास्तव में डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और उन पे लेबल जो है वो खालिस्तानियों का लगा दिया जाता है और इस तर्ज पे ताकि कोई डेरा की मैनेजमेंट पे शक ना करे और ये समझे भी सिख बरगाड़ी बेअदबी कांड का बदला ले रहे हैं। अब इसी तरह मुझे लगने लगा भी ये जो व्यक्ति पकड़ा गया दिल्ली में भी ये भी मुझे मारने आया था, लेकिन पकड़ा गया। उसके बाद अगस्त 2020 में हमने एक मतलब योजना बनाई कि हम जो ये पोशाक मामला है 2007 का जिससे डेरा सिख विवाद पैदा हुआ भी, इस पोशाक मामले की असलियत जो है वो सबको बताएं। तो हमने इसकी लीगल कार्रवाई शुरू की, लीगल नोटिस वगैरह भेजे, और जब ये कार्रवाई शुरू की तो उस समय हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी थी। अब मेरा चंडीगढ़ में एक ही जगह पे आना जाना था
जहाँ मैं अक्सर रुकता था। तो मुझे अपने साथियों के साथ वो कंप्लेंट फाइल करने चंडीगढ़ जाना था। अब जहाँ जाना था उससे एक दिन पहले शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने या मोहाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया उस इलाके से जहाँ पे मुझे जाना था। और उन्होंने बताया कि वो 2 लोगों को मारने के लिए आए थे। कौन लोग थे ये बताया नहीं, लेकिन एरिया बता दिया। फिर जो व्यक्ति हमें पंजाब पुलिस से सपोर्ट करते थे उनकी मदद से हमने पता लगाया कि ये 2 लोग जिसे मारने आए थे वो हम ही थे। ये किसी गैंग के सदस्य थे जो पंजाब के किसी जिले से हायर हुए थे, और पुलिस की मदद से, जो मतलब इंटेलिजेंस की मदद से हम वहाँ तक पहुँच बना पाए और हमें पता चला भी ये हमें मारने के लिए ही भेजे गए थे, लेकिन एक दिन पहले पकड़े गए। अब ये चुनौतियाँ भी हमारे सामने आती थी। मैं घर से निकलता, मेरे पड़ोसी थे मेरी खबरें देने वाले, घर से निकलते ही मेरी गाड़ी की रेकी शुरू हो जाती और जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक ये चलता। बहुत सारे कोशिश करते, 100 किलोमीटर का रास्ता 150 किलोमीटर बना के पूरा करते, 200 किलोमीटर का रास्ता 300 किलोमीटर में होता। कभी किसी गली में घुसते भी, कोई पीछा कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत बार पता भी चल जाता भी ये गाड़ी पीछा कर रही है, फिर कोशिश करते बचने की। तो ये सब जद्दोजहद हमारे रूटीन में आ गई थी। फिर हमें धीरे धीरे समझ आने लगी थी भी कैसे गाड़ी पीछे लगती है, कैसे वो हमारी पल पल की जानकारी डेरा की मैनेजमेंट तक पहुंचाती है। हमें ये भी पता चला भी ये काम उन लोगों को सेवा के नाम पे दिया जाता था। जो लोग पीछा करते थे उनको ये पता नहीं होता था भी हम कौन हैं। उनको ये कह के हमारे पीछे छोड़ा जाता था भी ये खास लोग हैं, इनका ध्यान रखना है, इनके नज़दीक नहीं जाना, और जहाँ जहाँ इनकी गाड़ी जाए इनका पीछा करना और हमें बताते रहना। इस तरह से डेरा की संगत सेवा के नाम पे हमारी रेकी करती थी। इसके अलावा जो लोग थे, वो डेरा का जो आईटी सेल था वो हमारे चैनल्स को ब्लॉक करा रहा था कि कोई सोशल मीडिया पे हमें देख सुन ना पाए। ये सब चुनौतियां भी थी। और इस बीच फिर हाई कोर्ट में सुनवाई आई पीआईएल की, पहली जो गुमनाम चिट्ठी को लेकर लगाई गई थी। इस पीआईएल की सपोर्ट में हमने मिस कॉल अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 6500 लोगों ने, 6500 लोगों ने मिस कॉल दी थी। और हमने ये लगभग, आप लगाइए भी, 6500 लोगों की तरफ से ये पीआईएल हाई कोर्ट चंडीगढ़ में फाइल की गई थी। अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उस समय ये नियम था भी कोई भी पीआईएल फाइल हो उसे 6 महीने के अंदर डिसाइड करना है। 6500 लोग पीआईएल फाइल करने पहुंचे थे हाई कोर्ट में। तो ऐसे तथ्यों के साथ जो ये स्पष्ट करते थे भी ये गुमनाम चिट्ठी जो है ये बोगस है, और कैसे कितने मास लेवल का करप्शन इसमें हुआ है, कितने लोगों की इस करप्शन की आड़ में हत्याएं तक हो गई हैं। लेकिन केस लगा चीफ जस्टिस की बेंच पे, और उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाइयां होती थी कोरोना की वजह से। डबल बेंच था लेकिन चीफ जस्टिस का बेंच था। चीफ जस्टिस ने पहली सुनवाई पे कुछ सुनना ही पसंद नहीं किया। उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई, उस पीआईएल को उन्होंने मर्ज कर दिया। जो एक 2017 से, जो मैंने आपको बताया था, रविंदर सिंह ढुल ने जो पंचकुला दंगे से पहले याचिका लगाई थी, जिसका बेस बन के पंचकुला में हिंसा हुई और हत्याएं पंचकुला में की गई, उस याचिका के साथ मर्ज कर दिया कि वो अभी आगे और चल रही थी भी, मुआवजा लेने का मसला था उसमें मर्ज कर दिया। अब उसमें पहले से ही दर्जनों याचिकाएं मर्ज थी। आप यकीन मानेंगे, सन 2021 जनवरी की बात होगी जब ये हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तब से लेके आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जुलाई 2025 ख़त्म होने को है। करीब 40 के आसपास पेशियां इस पीआईएल में हो चुकी हैं। 1 दर्जन जज फुल बेंच पे इसमें बदले जा चुके हैं। उसके बावजूद आज तक इस पीआईएल पे कभी सुनवाई नहीं हुई। ये हाई कोर्ट का नियम है पीआईएल के संदर्भ में, जहां 6500 लोगों का हित है।
और सुनवाई किस चीज़ पे होती है, ये 300 करोड़ का मुआवजा जो नुकसान हुआ है पंचकुला हिंसा में, ये डेरा से कैसे वसूला जाए, जो कि गैर संवैधानिक है, लेकिन उस पे कोर्ट फुल बेंच पे पिछले 8 साल से सुनवाई कर रही है। और 40 पेशियों के बाद 5 साल निकल गए, लेकिन अभी तक 6500 लोगों के हित के लिए लगाई गई PIL अभी तक नहीं सुनी गई। ये हमारे देश की विडंबना है, या कमज़ोर कानून है, या फिर ये जुडिशरी में फैला भ्रष्टाचार है, ये आप खुद आंकलन लगा लीजिए। अब वापस आते हैं भी, जो कमांड थी वो धीरे धीरे डेरा की मैनेजमेंट, डेरा की संगत पे हजूर संत जी के संदेशों के जरिए काबू करती थी। और 24 अक्टूबर 2020 के दिन एक पैरोल दिखाई गई या करवाई गई, और उस पैरोल में भी उस कमांड को मजबूत करने की कोशिश की गई। फिर जनवरी 2021 आया। जनवरी 2021 के शुरुआती दिनों में डेरा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव का था। इस वीडियो में कथित तौर पे हजूर संत जी अस्पताल से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे थे, और इस वीडियो में कुछ लोग उनके साथ थे। अब ये वीडियो वायरल हुआ और दोबारा से वो कमांड हासिल करने की कोशिश की गई डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि हमने ये माहौल बनाने की कोशिश की थी भी ये पैरोल हुई नहीं है, डेरा की मैनेजमेंट आपको मूर्ख बना रही है, और उन्होंने ये वीडियो जारी करके हमें झूठा साबित कर दिया। उसके बाद 23 जनवरी की बात थी, या 24 की थी, या शायद 25 की थी, तीसरी चिट्ठी आती है हजूर संत जी की कथित तौर पे। ये तीसरी चिट्ठी जब आती है तो ये चिट्ठी साधारण नहीं होती, इसमें कोडेड मैसेज होता है। आमतौर पे जेल से कैदी चिट्ठी लिखते ही नहीं है, क्योंकि अब फोन कॉल की सुविधा है, लेकिन ये बहुत पुराने तरीके से चिट्ठी लिखी गई थी, और इस चिट्ठी में कोडेड मैसेज था, और चिट्ठी में साइफर्स जिसे कहते हैं भी ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जेल कभी ऐसी चिट्ठी बाहर भेजती नहीं है इसमें साइफर्स या कोडेड मैसेज हो, पर ये चिट्ठी बाहर आई थी। दिलचस्प ये था भी ये चिट्ठी जिस तारीख को लिखी गई थी उसी तारीख को जेल से ये अप्रूव हो गई थी, और उसी तारीख को ये डेरा के अंदर पढ़ के सुना भी दी गई थी। मतलब ये चिट्ठी बाय पोस्ट डेरे में नहीं पहुंचती थी, कोई व्यक्ति था जो डेरे लेके आता था। तो ये चिट्ठी 1.5 घंटे के अंदर लगभग डेरे में पहुंच गई रोहतक से, या यूं कहे भी पहुंचनी तो थी ही नहीं, वो पहले से ही डेरा में थी, ये तो बस एक दिखावा था कि वो जेल से आ रही है। और ये चिट्ठी डेरा में पढ़ के सुनाई गई। उस चिट्ठी में कोडेड मैसेज था, और उस कोडेड मैसेज का मतलब था कि जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली किसान दिल्ली में करने वाले हैं उसको निशाना बनाया जाए। ये मैसेज कैसे था ये मैं आपको फिर बताऊंगा। अब ये मैसेज देख के हमारा दिमाग खटक गया, और हम क्या कर सकते थे, यही था अभी हम जितने लोगों को सतर्क कर पाते। किसान आंदोलन में हमारे भी बहुत से जानकार लोग बैठे थे, हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी सहायता बाहर से उपलब्ध करा सकते थे वो करवा रहे थे। तो थोड़ी बहुत जान पहचान हमारी हो गई थी किसानों से, काफ़ी पंजाब के किसान थे जो, तो हमने उन तक संदेश पहुंचाया भी सतर्क रहो, ये रहो, जो भी उनके लीडर्स थे। और 26 जनवरी 2021 को भी किसान जो ट्रैक्टर रैली थी उसको लेके भी कई तरह की साजिशें बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि पंजाब के लोग थे वो साजिशें बनाना भी जानते हैं और बड़ी से बड़ी साजिश तोड़ना भी जानते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो इन मामलों में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको तो जरा सी भनक लगने की देर थी, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को चेक किया और वो इस साजिश को तोड़ने में कामयाब हो गए। यहाँ से हमें ये विश्वास हो गया भी हमें जो भी सूचना किसान आंदोलन के खिलाफ मिलेगी, इस आंदोलन में किसी का नुकसान हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, तो हम ये सूचना उन तक पहुँचा देंगे, और वो इतने सक्षम हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं भी, अपने आप रोक लेंगे चीज़ों को। तो फिर किसान आंदोलन को लेके हमें उतना खतरा कभी नहीं रहा। फिर उसके बाद हमने
या उसके साथ साथ कहें, हमने ये पड़ताल करनी शुरू की कि क्या वाकई में हजूर संत जी मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव में 24 अक्टूबर को आए थे। इंटरेस्टिंग क्या मिला हमें कि मेट्रो हॉस्पिटल में जिस दिन हजूर संत जी ने जाना था या दिखाया गया, उस दिन वहाँ 3 कमरे बुक किए गए थे, जिसमें 3 अलग अलग मरीज दिखाए गए थे। एक में हजूर संत जी के माताजी मरीज बना के दिखाए गए थे। 5 से 6 घंटे कथित तौर पे हजूर संत जी वहाँ रुके थे, लेकिन उस दौरान वो अपने माताजी से मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं मिले थे। दरअसल वहाँ कुछ मीटिंगें हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, बाकी जो 2 फर्जी मरीज थे उनके कमरों में। अब हमारी कोशिश थी भी हम किसी तरह किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जिससे हमें उस हॉस्पिटल में उस दिन का जो रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है हजूर संत जी के माता जी का और बाकी उन मरीजों का मिले। लेकिन हमें पता चला भी इस पैरोल के जस्ट बाद ये हॉस्पिटल बेच दिया गया किसी और कंपनी को, और उस कंपनी ने पुराना सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस डॉक्टर ने इलाज किया था हजूर संत जी के माता जी का, या ऑन रिकॉर्ड जिन भी डॉक्टरों का नाम उसमें आता था, वो सब अस्पताल छोड़ के चले गए थे और अस्पताल बिक गया था और उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेट किया जा रहा था, मतलब तोड़ फोड़ कर दी थी। आप यूँ समझ लीजिए भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल एविडेंस कि भाई देख के कोई ये शिनाख्त ना कर सके कि इस कमरे में मीटिंग हुई थी, मतलब वो सारा इंटीरियर बड़े स्केल पे बदला जा रहा था, जिससे ये पहचान करना मुश्किल था भी कौन सी जगह पे हजूर संत जी गए थे और कौन से कमरे में वो गए थे। ये पैरोल की सच्चाई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2021 में जो पीआईएल मैंने लगाई थी उसकी सुनवाई हुई। पीआईएल को आप टेक्निकल तरीके से समझिए, ये जनहित याचिका में कोर्ट ये चीज जरूर देखती है भी याचिका लगाने वाले का पर्सनल स्वार्थ ना हो। अब अगर याचिकाकर्ता का पर्सनल स्वार्थ निकल आए तो उसे पीआईएल नहीं माना जाता, वो प्राइवेट पर्सनल पिटीशन हो जाती है। तो पीआईएल की कैटेगरी बहुत अलग होती है और उसमें जनहित की बात होनी चाहिए सिर्फ। अब जिस बेंच पे ये सुनवाई होनी थी उसमें जस्टिस यू ललित नाम से कोई जज थे और दूसरे जज थे जस्टिस किरण जोसेफ। मुझे खुद ये बहस करनी थी कोर्ट में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तब सुनवाइयाँ होती थी और अब सुनवाई का दिन भी आया और जो वकील मेरे को मदद दे रहे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी। अब अभी तक जो कहानी मैंने आपको करीब 3-4 घंटों में बताई है, सुप्रीम कोर्ट को यही कहानी मुझे 3-4 मिनट में बतानी थी और उन्हें यकीन दिलाना था भी ये सच है। अब जितना मेरे से बन पड़ा मैंने पहले 3-4 मिनट उनको जो बता सकता था बताया। उसके बाद जस्टिस यू ललित इस बेंच को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने इस दिशा में पीआईएल को ले जाना चाहा भी इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। जब उन्होंने पूछा भी हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें, मैंने उनको बताया भी ये एक सिंडिकेट है, ये कोई एक अपराध नहीं हो रहा है, मतलब एक ग्रुप या एक व्यक्ति कोई क्राइम नहीं कर रहा है, ये सिंडिकेट है जिसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और इसमें शक के दायरे में एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी है। ये मेरी जांच में आया था। अब उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी फंसता था, उसमें एनआईए या यूं कहें भी गृह मंत्रालय। तो मैंने जो था वो यूनियन ऑफ इंडिया, जो मतलब भारत सरकार को, हरियाणा पंजाब की सरकार को, सीबीआई को, इन सबको पार्टी बनाया था। अब जब सारी चीज़ चलने लगी तो उस पिटीशन में डेरा से संबंधित सारे केस थे। एक ऑन एन एवरेज मैंने लगभग 150 मर्डर का जिक्र किया था उस पिटीशन में, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था। ये वो था जो मैं रिकॉर्ड पे दिखा सकता था, जो रिकॉर्ड पे नहीं थे वो कितने थे उसकी तो गिनती नहीं है।
अब ये सारी सुनवाई में जब उन्होंने पूछा भी ऐसे वैसे भी हम क्यों यकीन करें, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके मेरे पे हमले हुए, ये सब कुछ हुआ, ये क्यों हो रहे हैं? मैं कोई सच बोल रहा हूँ तभी कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लोकल थाने में अगर हम जाएं, अगर हमारे बंदे पे गोली भी चल जाए तो भी लोकल थाना हमारी बात नहीं सुनता है, इससे ऊपर क्या चाहिए? अब जब इतनी बात मैंने की तो वो पिटीशन इस दिशा में आने लगी कि मैं एक तरह से अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ। वो इस दिशा में पिटीशन को ले जाने लगे और बोले इसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, या आप प्रोटेक्शन चाहते हो, आप पब्लिसिटी चाहते हो, क्योंकि इस तरह की पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट उन वकीलों के भी नहीं सुनती जो वहाँ के धुरंधर वकील हैं। जिस वकील की ऐसी फेस वैल्यू हो कि जो इस तरह के केस लेकर आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बेशक कोर्ट सुन ले। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रशांत भूषण जैसे वकील हों। अब एक आम आदमी जो पहली बार किसी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा है, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच पे, उसकी बात पे यकीन कर लेना और इतने बड़े सिंडिकेट की कहानी को सच मान लेना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल रहा, या उन्हें समझा नहीं पाया, या उन्हें समझ नहीं आया, या फिर कुछ और जो भी था। तो जब उन्होंने कहा भी आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, तो कोर्ट का एक तरीका होता है भी आप उनको उन्हीं के केस का कोई रेफरेंस दो, भी देखो इस तरह के केस में आपने सुनवाई की थी तो अब आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मैंने उनको एक रेफरेंस दिया कि जो एक सबरीमाला वाला केस है, सबरीमाला मंदिर का एक केस था केरल साइड का शायद, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था या स्टेटमेंट था कि धर्म के मसलों में जो जिस विचारधारा को मानता है वही व्यक्ति पीआईएल लगा सकता है, दूसरा नहीं लगा सकता। अब मैंने वहाँ ये केस कोट कर दिया, मैंने कहा जी मैं डेरा का प्रेमी हूँ और डेरा से संबंधित ये सारी दास्तां हैं और डेरा में ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो मैं आपके उस फैसले के हिसाब से एलिजिबल हूँ कि मैं ये पीआईएल लगा सकता हूँ, तो आप इस पे मुझे मना नहीं कर सकते भी आप कि ये सुनवाई नहीं होगी, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट है। अब ये मुझे सिखा के भेजा गया था। फिर उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। अब कई जगह टेक्निकल क्वेश्चंस थे और वो मैं कहीं उलझ गया, और ये भी मुझे सिखाया गया था भी जब जहाँ उलझ जाओ वहाँ उनको बोलना भी या तो हमें वकील अवेलेबल करा दो जी क्योंकि हमारा केस कोई वकील लड़ नहीं रहा, या फिर हमें अगली तारीख दे दो, हम तैयारी करके आके आपको दोबारा जवाब दे देंगे। तो मैंने दोनों ही ऑप्शन रख दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैंने कहा जी या तो मुझे तारीख दे दो कि आपके इन सवालों के जवाब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ लॉ में, तो मैं अगली पेशी पे जवाब लिख लाऊंगा, जवाब दे दूंगा, या फिर मुझे कोई वकील दे दो क्योंकि कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं है, और वकील दे दोगे तो मैं उस वकील को बता दूंगा, वो आपको टेक्निकल भाषा में समझा देगा। तो जस्टिस यूयू ललित शायद इंटरेस्टेड थे वकील देने में, लेकिन इसी बीच उन्होंने दोनों जजों ने अपने माइक बंद कर दिए और वो आपस में बात करने लगे। करीब 5-7 मिनट उन्होंने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने जस्टिस यूयू ललित ने मुझसे पूछा भी आप चाहते क्या हो? भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, डेरा एडमिनिस्ट्रेशन और इवन सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब एक सिंडिकेट में शामिल हैं आपके हिसाब से, और इन्होंने 150 से ज़्यादा हत्याएं करवाई हैं। तो अब आप क्या चाहते हो कि इन सब के ऊपर इंक्वायरी बिठा दें? तो जब सारे मिले हुए हैं तो इंक्वायरी कौन करेगा? मैंने कहा जी तो आप देखिए, आप किसको इंक्वायरी के लिए चुनेंगे, आप ही का फील्ड है, मुझे कैसे पता भी कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इंक्वायरी में। आप जिसको भी इंक्वायरी में बिठाएं उसके साथ मुझे और रख लें, क्योंकि इस केस पे सबसे ज़्यादा स्टडी मैंने ही की है। तो वो मेरे को पूछते हैं कि भी आप चाह रहे हो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और इस इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर आपको ले लिया जाए। अब हम सीधे साधे लोग, हमें कोर्ट की डिप्लोमेटिक बातें समझ नहीं आती, क्योंकि कोर्ट के अंदर ईगो फैक्टर बहुत होता है। मैं आपको बताऊं जज को लेके, तो वो जज की ईगो कभी हर्ट नहीं करनी होती, पर अब हमें थोड़ा ही पता था, हम तो आम लोग हैं, ये तो धुरंधर वकील हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। मैंने कहा जी यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा इस केस के बारे में कौन जानता है?
आप जिस भी ऑफिसर को लगाएंगे उसके साथ मुझे भी लगा दो, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। और क्योंकि वो ऑफिसर भी बाकियों की तरह कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो मुझे कम से कम कन्विंस करे अपनी इन्वेस्टिगेशन में, ताकि आपके पास जो बाद में रिपोर्ट पहुंचे वो रिपोर्ट में मैं बाद में ऑब्जेक्शन ना उठा के पहले ही उठा सकूं, ताकि सही रिपोर्ट पहुंचे। अब यहाँ मैंने कोर्ट की ईगो हर्ट कर दी, भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने से छोटा समझ लिया। यहाँ से बात बिगड़ गई और उन्होंने कहा नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आपकी याचिका खारिज की जाती है। तो वो खारिज करने का ऑर्डर लिखवाने लगे। तो वहाँ भी मुझे सिखाया गया था, अभी खारिज करने लगे तो इस PIL को खारिज मत होने देना, विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना। इससे क्या है कि हम दोबारा इस याचिका को लगा पाएंगे। अगर ये खारिज हो गई तो हम दोबारा जब जाएंगे तो कोर्ट पुरानी याचिका का हवाला देके हमारी याचिका फिर से खारिज कर देगी, तो इसलिए वापस ले लेना। मैंने कहा जी ऐसा है भी, आप इसे खारिज मत करो, मुझे ये याचिका वापस दे दो। आपको लगता है भी हाई कोर्ट नहीं कंप्रोमाइज हो सकती, आपको लगता है भी गवर्नमेंट इतने बड़े सिस्टम में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, तो अगली बार मैं आपको सबूत ला के दिखाऊंगा। मुझे तो पता है, मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए मैं इसका सबूत लेकर आऊंगा एक दिन, और फिर मैं दोबारा बात करूंगा इस कोर्ट में। तो आप ये याचिका मुझे वापस दे दो। अब क्या, जब याचिका वापस दी जाती है तो वहां सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, डिसमिस्ड एज विड्रॉन, मतलब बंदे ने याचिका वापस ले ली, हमने डिसमिस कर दी। कारण डिटेल कुछ नहीं, कोर्ट में क्या मामला था, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, ये कुछ नहीं लिखा जाता। तो ये याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। अब मुझे समझ आ चुकी थी कि जो PIL हाई कोर्ट में हमने लगाई थी गुमनाम चिट्ठी को लेकर, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, और जो PIL मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है इसके साथ क्या सलूक हुआ है। यहाँ से मेरा जुडिशरी को लेकर डर निकल गया भी एट द एंड अगर सुप्रीम कोर्ट में आके यही बहस होनी है तो फिर निचली कोर्ट से डर किस काम का। आते हैं ऊपर, तसल्ली से बहस करेंगे। और अब मैंने तैयारी शुरू की सबूत जुटाने की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, डेरा की मैनेजमेंट के खिलाफ, ताकि मैं ये साबित कर सकूं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाके भी जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है। अब जो मेरा वकील साथ दे रहे थे उनकी हिम्मत टूट गई थी भी हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ। अब इतने बड़े मामले को हमने ओपन कर दिया है और कोर्ट ने हमारी ढंग से सुनी नहीं है, अब हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर यहाँ से चीज़ें हमें अलग ट्रैक पे ले जानी पड़ी। हमने हाई कोर्ट से एक वकील चुना, यूँ कहें भी वो वकील एक समय पे ही हमारे पास खुद आया था कि कोई केस है तो हमें दीजिए। नाम था रीशु गर्ग। उनको कुछ नहीं पता था कि हम किस पॉलिटिक्स का शिकार हैं और क्या कर रहे हैं। हमने उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ऐसा है कि हम धोखा खाए हुए लोग हैं और ये धोखा हमने सरकार, कानून, जुडिशरी, वकील, सरकारी अफसर, खुफिया अफसर बन के भी नकली लोग हमारे पास आए हैं, इन सब से हमने धोखा खाया भी। हम सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि जो हम आपको कहें केस कोर्ट में लगाने की वो आप लगाएं और आपका जो भी कानूनी एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी से पैसा ले लेंगे या बिक जाएंगे तो हमारे लिए काम करना मुश्किल है आपके साथ। बेशक आप हमसे थोड़ी फीस फालतू ले लीजिए, पर दूसरी पार्टी बहुत अमीर है, उससे पैसा मत लीजिए, क्योंकि हमें कोई ईमानदार वकील ढंग से अभी मिला नहीं है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमारी तरफ से पैरवी कर सके। तो उस वकील ने हमें यकीन दिलाया अभी अपने तरीके से भी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फिर हमारा अगला जो प्लान था वो शुरू हुआ।